चला दिया। चलो बैठो, आवाज़ ही नहीं आ रही पीछे, क्या चक्कर है। चलो शुरू करें। अपनी कॉपी पेन पूरी तरह से बंद रखना, जितना एक बार मैं समझा रहा हूं उस चीज को समझना, ठीक है। हिमालय तंत्र की नदियां पढ़ रहे थे, जिसके अंदर गंगा नदी पढ़ रहे थे, और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी हम लोग पढ़ रहे हैं। और गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो कौन सी है? यमुना नदी। बात को समझे आप? यमुना नदी, क्लियर? यमुना नदी की आज हम पढ़ रहे हैं। अगर इस देश में, इस भारत देश में अगर आपको पूछा जाए कि इस पूरे भारत देश के अंदर सबसे प्रदूषित नदी जो है, सबसे प्रदूषित, वो कौन सी है? देखिए साहब, गंगा नदी को लेकर के तो कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, बहुत जोर शोर से ध्यान दिया गया, लेकिन जिस नदी पर ध्यान नहीं दिया गया वो नदी यमुना नदी। और इतना ही नहीं, यमुना नदी भी गंगा की बाएं तरफ से मिलने वाली, माफी चाहते हैं, दाएं तरफ से मिलने वाली ऐसी नदी है जो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। एक बात। और कोई नदी, सहायक नदी अगर किसी मुख्य नदी के समानांतर साथ में चले, याद करिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कुछ नदियों के प्रकार के बारे में कि नदियां कैसी कैसी होती हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक मैंने आपको बताया था समानांतर अपवाह प्रतिरूप, बताया था क्या? और जिसके अंदर मैंने बताया था कि कोई नदी, देखिए ये जो उदाहरण मैं आपको बता रखा हूँ यही सेम, कि मैंने बताया था कि साहब कोई नदी और किसी नदी के कोई नदी समानांतर बह करके उसके अंदर गिर रही हो, क्लियर? कोई नदी उसके अंदर गिर, समानांतर साथ साथ में। ट्रेन की दो पटरियां कैसी होती है? समान। एक हिंदी का शब्द है समानांतर, समान अंतर, वो होता है समानांतर। दो बालिकाएं जिनकी हाइट एकदम समान है, तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों की जो हाइट है वो क्या है? समानांतर। दोनों की जो लंबाई है वो क्या है? समानांतर। समझा मेरी बात? ये मैंने उदाहरण दिया कि ऐसी है, तो समझी? प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई नदी किसी नदी के समानांतर जा रही है, मुख्य नदी के, और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है साहब। कौन सी नदी है? और यमुना नदी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यजु नदी है। कैसी नदी है? देखो मैं इस शब्द को लिख रहा हूं यहां पर, यजु। क्या शब्द लिखा मैंने? यजु नदी। ये क्या होता है? ऐसी सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी के समानांतर साथ साथ, क्या बोले, बहती हो, उसको यजु नदी कहते हैं। तो बहुत सारी नदियों की कई सारी नदियां हैं जो यजु नदी है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी यजु नदी किसको मानते हैं? क्योंकि ये अपनी मुख्य नदी के बहुत ज्यादा किलोमीटर तक साथ साथ ही बहती। समझा? साथ साथ का मतलब ये नहीं कि यहां गंगा बह रही तो उसके बगल में ही यमुना बह रही, इसका मतलब ये है कि अंतर काफी समान रहता है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। क्लियर? कहने का मतलब कुछ ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर, बस, हजारों में नहीं जाएंगे। और ये हिमालय क्षेत्र से भी बहुत काफी दूरी, फिर बाद में धीरे धीरे मैदानों के भाग में इसका जो है दोनों का अंतर होता हुआ ज्यादा चला जाता है। यहां तक कम से कम समानांतर बहती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी यजु, तो यजु किसको कहते हैं? ऐसी सहायक नदी जो अपनी मुख्य नदी के कैसे बहती हो? साथ साथ या समानांतर बहती है, उसको यजु नदी कहते हैं। बोल बात समझ गए क्या? यस।
तो ऐसे प्रश्न भी आपको जो है एग्जाम में देखने को। दुनिया की सबसे बड़ी यजु नदी वो यमुना नदी। और भी सहायक नदियां जो हैं वो यजु नदी हो सकती है, क्या दिक्कत है कि कोई मुख्य नदी के कोई ये नदी जा रही है और ऐसे गिर गई तो ये भी यजु नदी है, लेकिन लंबाई ज़्यादा किसकी दिख रही है आपको? यमुना की, इसकी छोटी है लंबाई। और भी दूसरी नदी यदु हो सकती है, क्या दिक्कत है? कोई नदी डायरेक्टली ऐसे गिरती है, जैसे सोन गिर रही थी, समझा मेरी बात, टॉन्स गिर रही थी, इस पर माफी चाहता, टॉन्स गिर रही थी, पुन गिर रही थी, ऐसे नदी तो डायरेक्ट गिरती है, वो सहायक नदियाँ हो जाती है। और इस प्रकार के जो होती है, और ये भी अपवाह प्रणाली मैंने याद करेगा, मैंने आप लोगों को बताया था, जो डायरेक्टली इस प्रकार से गिर रही हो उनको कहते हैं अपन आयताकार अपवाह। ऐसा जहां पर आयताकार अपवाह के रूप में सहायक नदी समकोण पर मिलती हो। किस पर मिलती हो? क्या ये चित्र बनाया था अपन ने? क्या इसके बारे में अपन ने लिखा था? ये देख लीजिएगा, सबके उदाहरण भी लिखवाए थे मैंने आपको कुछ कुछ के। यस, तो ऐसे जाकर के ये नदी इसमें गिरती है और ये यमुना नदी जो है इस पर। अब यमुना नदी गंगा में कैसे गिरती है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान देना। ये है साहब गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी यहाँ से निकल रही है और आगे आती हुई सीधा इस प्रकार से ये जा रही है जो ये नदी, और सीधा जो है बंगाल खाड़ी में गिर गई। अब इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका नाम है अब देखो दोनों साथ साथ में बह रही है। अरे बह रही है क्या? यस, तो फिर जाके आगे गिर रही है। बाकी सब भी डायरेक्टली इसमें इस प्रकार से गिर रही है। ओके, तो कोई ऐसी नदी नहीं लग रही जो इसके साथ साथ में इस प्रकार की आकृति कहीं नहीं बन रही। हाँ, और नदियां जैसे शारदा घाघरा में गिर रही है, ठीक है। यहां पर ये जो गंडक नदी है इसके अंदर एक नदी आकर के कोई मिल रही है। इसके अलावा जैसे ये कोसी नदी है, कोसी के अंदर कोई अरुण कोसी मिल रही है, तो ये भी तो इसमें गिर रही है, साथ के साथ बह रही है। लेकिन एक ऐसी नदी जो सबसे ज्यादा, यजु नदी, एक शब्द है नया, बहुत कम लोग इस बात को समझा पाते हैं या समझ पाते हैं या बच्चों को पढ़ा पाते हैं। मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। तो सबसे बड़ी तो साहब बंदरपुर चोटी, कौन सी चोटी? बंदरपुर चोटी से निकलती है और ये नदी होते हुए सीधा कहां गिर जाती है? प्रयागराज। कहां गिरती है? प्रयागराज। और प्रयाग में आपको बता चुका हूं, दो बड़ी नदियां अगर एक जगह पर गिरे मिले तो उसको क्या कहते हैं? प्रयाग। और तीन नदियां, कितनी नदियां? तीन, अगर एक जगह पर मिले तो उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी। क्या कहते हैं? त्रिवेणी। राजस्थान में आएगा त्रिवेणी संगम। क्या आएगा? त्रिवेणी संगम। ओके, सबसे बड़ा त्रिवेणी संगम जो है डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है आदिवासी लोग बेणेश्वर धाम के अंदर जो है एक कुंभ का आयोजन करते हैं, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। नया टापरा डूंगरपुर के अंदर वो जगह है, गलियाकोट। तो ऐसा ही है। तो इसके अंदर जो नदियां गिरती हैं, तो जो यमुना नदी के अंदर जैसे मान लीजिए अब आपको पता है कोई नदी ऐसे आ रही है, ठीक है ना, तो ये हमारा राइट है, तो ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट। ये क्या हो गया? राइट। यानी कि बायां, बाएं तरफ से गिरने वाली तो हिंडन और सेगर, दो नदियां। कितनी नदियां? दो, हिंडन और सेगर। और बाकी टॉन्स, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। बट टॉन्स इसमें गिर रही है यमुना में। टॉन्स देखो किस में गिर रही है? गंगा में गिर रही है। समझा मेरी बात? बाकी देखो केन, बेतवा, सिंध, चंबल। चंबल में कौन गिर रही है? बनास। ये बनास और बाकियों की भी सहायक नदियां होती है, सिंगल सिंगल तो ना गिर रही है। लेकिन साहब ये बनास इसलिए लिखा कि साहब मुख्य नदी गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक चंबल, की सबसे बड़ी सहायक बनास, की सबसे बड़ी सहायक आयड। समझा मेरी बात? इसलिए मैंने इस डायग्राम के अंदर इसको भी मेंशन किया है। और आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा तो ये सब भी आपने बनाई होंगी कल। अरे बनाई थी क्या? यस। और इन जगहों को मैंने ज़्यादा वो नहीं कर करके इसके लिए एक अलग से मैंने बता दिया था कि उसको अपन लिख लेंगे किनारे बसे हुए शहर, ठीक है ना। लेकिन यमुना नदी को अपन बहुत स्पष्ट तरीके से बनाएंगे सेम ऐसी। कौन कौन सी जगह है? हमीरपुर, बांदा, जालौन, इटावा, ये सब उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश, इटावा। तो चंबल नदी कहाँ पर गिरती है? इटावा में। किसमें गिरती है? यमुना नदी में। यमुना नदी में। फिर उसके ऊपर एक शहर हो रहा था आगरा। कौन सा शहर आता है? आगरा। और आगरा जो है वहां पर इस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे क्या बना हुआ है? ताजमहल। एक नदी है, इस नदी का नाम है यमुना। अरे क्या नाम है? यमुना। और इस यमुना नदी के ही किनारे पर, ध्यान दीजिएगा, इस यमुना नदी के ही किनारे पर अगर अपन देखें तो इसके किनारे पर क्या बना हुआ है? ताजमहल। ओके, इस प्रकार
ताजमहल। ओके, और ताजमहल देखो ये रास्ता जा रहा है और इसमें घूमने के लिए मेहता कॉलेज से जा रही है संजू शर्मा, नहीं समझा मेरी बात? यस, तो वो घूमने के लिए जा रही है यहाँ और वो देखती है, संजू यहाँ पर क्या देखती है कि ये दूर से जो ऐसे खंबे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कल को अगर भूकंप आ जाए तो ये खंबे डायरेक्ट इसके ऊपर गिर करके इस बिल्डिंग को ना तोड़े, इसलिए इन खंबों को सीधा ना करके थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाया हुआ है ताकि भूकंप आने पर ये इधर की तरफ धड़ाम धड़ाम गिरे। नहीं समझा मेरी बात? कि गलती से ये घूमने जाए, भूकंप आ जाए, इसके ऊपर ही पड़े, इधर ना पड़े। नहीं समझा मेरी बात? यस। और मान लीजिए भूकंप आ गया और ये खंबे पड़ गए और पड़ गए तो इधर स्वाहा राम नाम सत्य है, ये लो साहब, खत्म। नहीं समझा मेरी बात? यस। अब दोबारा मत बोलना, फिर दोबारा बात कर रहा हूं। तो ये ताजमहल, तो ताजमहल जो है ये खूबसूरत इमारत बनाई गई है और किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। इस ताजमहल को जो है दुनिया में 7 अजूबे हैं साहब। कितने अजूबे हैं? अजूबे। अजूबे का मतलब होता है कि जिसकी जैसी इमारत कहीं दूसरी जगह ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो। अजूबा कि ऐसा मतलब पूरी जो कारीगरी बनाई गई है, पूरी इसकी जो इमारत ये बनाई गई है बहुत इंजीनियरिंग दिमाग से। उस समय इंजीनियर भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन पूरा साइंस के दिमाग से इसको बनाया गया। कैसे उस समय इतनी मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, तो पत्थरों को कैसे काटा गया होगा। और रही सही भाई, अगर हम भी हमारा घर बनाते हैं तो किसी नदी के किनारे से थोड़ा दूर बनाते हैं, क्योंकि वहां पर दलदल होती है, कभी भी वहां पे नींव नहीं हो सकती। वो दलदल के अंदर या फिर आसपास का पानी उसके अंदर भर सकता है, लेकिन इसको ठीक इसके किनारे बनाया गया। बनाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था शाहजहां। क्या नाम था? और शाहजहां की बेगम थी जिसका नाम था मुमताज। इसकी 14वीं बीवी थी। कितने नंबर की थी? यस। 16वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी। बताओ, बहुत प्यार करता था यार, बताओ, 16 बच्चे। तो साहब शाहजहां चाह रहा था कि मैं एक ऐसी इमारत बनाऊं। और उस समय शाहजहां का जो बेटा था उसका नाम, उसके कई बेटे थे शाहजहां के। एक बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। और बाप मरता है तो पगड़ी या अग्नि और सारे क्रियाक्रम या पूरी व्यवस्था बड़े बेटे को दी जाती है। किसको दी जाती है? बड़े बेटे। पहले भी ऐसा ही होता था, राजा के बाद में राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा। लेकिन कौन सा बेटा? बड़ा बेटा। दारा शिकोह को दे दिया गया सिस्टम। इसमें एक बेटा और था, इसका चौथा, जिसका नाम था औरंगजेब। बड़ा खतरनाक आदमी था। उसने देखा था, अरे माधव में इसको तो राजा बना दिया है, खुद ने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, खुद तो फालतू में प्यार खेल रहा है, इतनी सारी बीवियां लग रखी हैं, इतने सारे टावर कर दिए इसने, और हम कहां जाएं? तो बोले साहब 4 बेटे, तुम तो 16वें बता रहे हो। ये एक होती है दोस्तों पटरानी। कौन होती है? पता है कौन होती है पटरानी? सबसे बड़ी रानी, मैन, जो राजा के साथ में सिंहासन पर बैठती। बहुत सारी रानियां होती हैं, लेकिन राजा, अब रानियां इतनी सारी क्यों रखते थे वो लोग? इसलिए रखते थे, मान लीजिए किसी एक रानी के अगर लड़का नहीं हुआ, विकलांग पैदा हुआ या और कोई बात हुई, तो जाहिर सी बात है तो अपनी पूरी सेना का, अपनी पूरे राज्य का, उसका कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा होनहार हो, बहुत धुरंधर हो, नशा पता नहीं करता हो, बहुत बेहतरीन हो, उसको राजा बनाया जाता था। कोशिश होती थी पटरानी, तो पटरानी जो होती थी वो राजा के साथ में सिंहासन में बैठने की क्षमता रखती थी, बाकी सब रानियां नहीं रखती थी। तो ये पटरानियों के बेटे थे, पटरानी का बेटा। तो इसने देखा, बोले यार ये सब इसको दे दिया, तो पहले तो दारा शिकोह को पकड़ा गुद्दी से और लेके आया इसको, और लाया भी कहां पर? राजस्थान में। और राजस्थान के अंदर अलवर के अंदर एक सरिस्का जो बाघों का एरिया है, सरिस्का अभ्यारण्य है, उसके बीच में एक किला है जिसका नाम है काकनवाड़ी का किला। किसका नाम है? काकनवाड़ी का। उसमें जाके कैद कर दिया और ये सारे ढूंढते फिरे, कहां गया कहां गया कहां गया। समझा मेरी बात? बाकी 2 और थे, उनको कह दिया ये तलवार है, बहुत बढ़िया धार कर रखी है, बढ़िया चलानी आती है, चुपचाप बैठे रहो, बात खत्म। अब लेते हैं, बोले साहब इसका नंबर ठीक, अब वो गया तो अभी तो राजा यही रहेगा,
इसको लिया साहब, इसको लेकर करके आगरा का जो महल था वो सामने था, एक कमरे के अंदर पैक कर दिया इसको, और उसका एक झरोखा कर दिया, बोलो सामने वो मम्मी की देखता रहे वहां पर वो कब्र सामने, और ये यहां से घुट घुट के इसको देखता रहता, मर जाता। और ताजमहल कुछ इस प्रकार से इसका आर्किटेक्ट बनाया गया है, जितना ऐसे हमें से दूर जाते जाएंगे ऐसी लगती है बिल्डिंग हमारे क्या होती जा रही है, पास आती हुई जा रही है। जैसे कभी किसी पहाड़ से हम थोड़ा ऐसे पहाड़ के बिल्कुल नजदीक जाते हैं तो देखना वो चीज कितनी बड़ी हो जाती है, हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके वास्तव में अगर पैदल पैदल भी ऐसे पीछे की तरफ होते हुए जाएंगे और इसके आगे एक गेट हो रहा है, यहाँ पर जाकर के इस गेट तक आएंगे तो उस गेट से पूरा ऐसा बड़ा दिखाई, ऐसा लगता है ये रहा ताजमहल, जबकि उससे हम काफी किलोमीटर दूर आ गए। इस तरह से इसको बनाया गया। अब यमुना नदी तो भाई साहब इसने बनाया, राजा था, जाहिर सी बात है, पूरे भारत के शासन पर, पूरे मुगलों के उसके अंदर मेन आदमी था, तो अब इसने बनाया। तो यमुना नदी के किनारे जब बनाया गया तो साहब यमुना नदी की ये दलदल थी, इससे बचने के लिए, और बनाने का तरीका भी यही था, इस जगह को इसलिए चुना गया था साहब, बोले साहब ये भूकंप से भी बचा सकते हैं हम इसको। बोले कैसे? तो इसकी जो नींव है, नींव के अंदर चीड़ की लकड़ी, किसकी लकड़ी? मैं आपको पढ़ाऊंगा वन संसाधन तब चर्चा करूंगा चीड़ के बारे में, पाइन। और चीड़ की लकड़ी ऐसी जगह पर पैदा होती है जहां पर मौसम थोड़ा आर्द्र रहे। कैसा रहे? आर्द्र, सूखा मौसम यानी उष्ण, हमारे राजस्थान जैसा नहीं रहे, धूप तेज नहीं पड़ती हो, वहां पर बरसात का मौसम रहे, वहां पर थोड़ी ठंड का सा मौसम रहे, ज्यादा ठंड भी नहीं। और ठंड के मौसम की जो लकड़ियां होती हैं, जो आर्द्र वर्षा वाली जो लकड़ियां होती हैं, वो जिंदगी भरी बरसात के अंदर ही फूलती है, तो अगर उनसे फर्नीचर भी बनाएंगे तो उनके ऊपर पानी लगेगा तो वो खराब नहीं होती। और चीड़ में ऐसा सिस्टम होता है, एक ऑयल भी होता है चीड़ के अंदर, ऐसा सिस्टम होता है चीड़ के अंदर कि साहब ये पानी से फूली हुई रहती है। कैसे रहती है? फूली। अगर पानी से बाहर निकाल करके इसको धूप में रख दिया तो जितनी फूली हुई है ये चिपक करके बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो इसके अंदर चीड़ की लकड़ियां जो है भरी गई ताजमहल के अंदर, और इसकी नमी किससे मिलती रही? यमुना नदी से, और वो फूली हुई लकड़ी रही। बिहेव लाइक सोकर सस्पेंशन, आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर सोकर होते हैं, टायर के बीच में और ऊपर जब हम बैठे हैं उन दोनों के बीच में सोकर होते हैं, और पूरा जो बाहर होता है वो पूरा उन सोकर के बीच में होता है। और सबसे बेहतरीन सोकर, अगर बस के अंदर कभी बैठे तो आगे की तरफ बैठना आप, बस में कभी आगे, क्योंकि सोकर का सिस्टम यहीं तक ही होता है। और पीछे की तरफ जो है अगर आप बैठ गए, ठीक है ना, तो कभी वो, क्योंकि ये आगे वाले टायर के, आगे बैठा होता ड्राइवर, वहां तो ब्रेकर पे धीरे लगता है, फिर एकदम से देता है, तो पीछे जब टायर पर ये गाड़ी उछलती है तो धड़ाम, नहीं समझा मेरी बात? ये बहुत सारी चीजें तो सेम ही वो सिस्टम होता है। तो कोशिश करें पीछे आप ना बैठ करके जाएं, ठीक है, यस वो यहीं रहे, क्या नहीं बैठे तो कोई बात नहीं, ड्राइवर की सीट खाली रहे तो वहां बैठ जाया कर, तो ठीक है, यस ड्राइवर कह दिया कर तू आता रहे आराम से। और क्या, जैसे अभी एक बस में बैठ रहा था मैं, कल परसों जा रहा था, तो मैं बोला भाई साहब, किसी को बैठा रहा था, तो मैं बोला भाई साहब सीट है क्या? तो बोला साहब सीट तो एक ही है, तो मैं एक ही आदमी बैठेगा। कहाँ है? बोले ड्राइवर वाली खाली है बस भाई साहब। नहीं समझा मेरी बात? है तो कई लोग होते हैं क्या नाम वाले, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? मजाक तो साहब आपने की, आपको पता है लोग खड़े हैं पूरे बस के अंदर और आप फिर पूछ रहे सीट है क्या? नहीं समझा मेरी बात? है कभी कभी ऐसे होते हैं, तो जो बेइज्जती करता है कई बार उसको बेइज्जती करवानी पड़ती है, नहीं समझा? समझे आप? तो ऐसा सिस्टम इसके अंदर बनाया। तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल को बनाया गया, और जो पत्थर वगैरह जो चुना गया कि ऐसा पत्थर लिया गया जिसकी एक बारी घसाई कर दी जाती है। मकराना का जो पत्थर है हमारे जो नागौर मकराना के अंदर जो निकलता पत्थर, वहां ये जो इसका जो मार्बल होता है, इसका संगमरमर जो होता है, इसकी एक बार घसाई करने के बाद में उसकी कभी घसाई की आवश्यकता नहीं होती है। उसको हर बार जितना ज्यादा उसको साफ करते जाएंगे, पोछा लगाते जाएंगे, उतना ज्यादा उसकी चमक क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी। ये मकराना की खासियत है। और इसके मकराना के पत्थर के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर जो मकराना है, वहां पे डूंगरी का जो पत्थर है उसके अंदर रेसे नहीं होते। क्या नहीं होते? पत्थर के अंदर हमेशा कोई भी पत्थर हो उसके अंदर आपको लाइनें, धारियां मिलेंगी संगमरमर के रंग के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पर राजसमंद उदयपुर के अंदर दो खाने हैं, एक मोरवाड़ और एक आगरिया। तो मोरवाड़ और आगरिया का मार्बल मोस्टली बहुत सारे हम घर के अंदर लगाते हैं। मकराना का मार्बल होता है वो मोरवाड़ और आगरिया के पत्थर से कई गुना महंगा होता है। मान लीजिए मोरवाड़ का पत्थर 10 रुपए का लिया, तो मकराना का जो पत्थर मिलेगा वो आपको 1000 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? सोचिएगा, कई गुना बड़ा हो गया, महंगा हो गया। जिसके कारण है कि उसके अंदर रेसे नहीं होते, नेचुरल पत्थर होता है, चमक ज़्यादा उसकी बढ़ती है,
अलग से कोई पॉलिश वगैरह उसको लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, बहुत कम, ये इसके अंदर लगाया गया। तो समय के हिसाब से धीरे धीरे, लेकिन हाल ही के अंदर जो ताजमहल है उसका पत्थर धीरे धीरे क्या पड़ता जा रहा है, पीला पड़ता जा रहा है, जिसका कारण है कि इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर, आसपास के क्षेत्रों में जो भी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, दिल्ली, मथुरा, यहाँ पर कारखाने, उनसे निकलने वाला धुआं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा कराता है। बरसात के साथ में जो बारिश होती है तो उसके साथ में केमिकल जो बारिश हो रही है वो धीरे धीरे उसके ऊपर गिरती है, और केमिकल एक बार किसी चीज़ पत्थर पे लगने के बाद में आपको पता है कि अगर हमारे सफ़ेद शर्ट के ऊपर भी अगर इंक का दाग लग जाए तो वो कभी नहीं जाता है, उस शर्ट को ही फाड़नी पड़ेगी आपको, क्योंकि उसके रेशों तक चला जाता है। तो पत्थर में भी, वो संगमरमर में भी रेसे होते हैं अंदर तक, तो उसके इंक जमा हो जाती है या उसके अंदर जब केमिकल जमा हो जाता है तो वो नहीं जाता है। तो अब आसपास के फैक्ट्रियों को बंद किया जा रहा है, प्लस जो ताजमहल है उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है धुआं वाली गाड़ियाँ, जिससे जो डीजल पेट्रोल से चलती है वो नहीं चलती है, तो वहाँ तक जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपके यहाँ पर ये रिक्शा वगैरह चलते हैं उनको चला रखा है वहाँ पर। क्लियर? कभी देखने गए कि आगरा का ताजमहल? एक जनी गई है बस, और कोई नहीं गए, बाकी कोई बात नहीं। तुम तो जयपुर भी ढंग से नहीं देखा होगा, गरीबों, नहीं समझे आप? यस, कोई बात नहीं। हाँ, तुम तो मेरे गोद आई हुई हो सारी की सारी, तो तुम्हें लेके जाऊंगा भाई मैं। ये कमाल की बात करो जो तेवी बात तुम्हें। यस, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो उनको लेके जाते हैं जिनके पास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है, नहीं समझा मेरी बात? कोई बात नहीं, तो जिनके ज्योग्राफी ले लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं जवाब दे दूँ एक बार? तो अगर मैं घुमाने ले जाऊंगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा। हमारे यहाँ जयपुर के अंदर एक क्या बोलते हैं, द्रव्यती नदी बहती है, अमानीसा नाला, नहीं समझा मेरी बात? यस, तो वहाँ पे बढ़िया सिंगाड़े उंगाड़े का सिस्टम है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सिंगाड़े, कैसे उसको खाना है। आसपास के घरों का जो भी गटर लाइन का पानी कैसे उसमें आ रहा है, नहीं समझा मेरी बात? कैसे उसमें झाग बन रहे हैं, जिसको नहाना हो नहा सकता है, नहीं समझा मेरी बात? यस, कुछ भी करना हो, गंगा जल की व्यवस्था सारी आपकी वहाँ पर रहेगी। है, एक बात बताओ, हलवाई खाना बनाने से पहले क्या वो पहले तुम्हारे सबके सामने बैठा के खा के बताता है क्या? पहले सब खाएंगे मेहमान, फिर पूछता अभी कैसा लगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं भी करके बताऊंगा बाद में, पहले तुम लोग करोगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं यार, बताओ आप। बेटा मत सिखाओ, क्योंकि तुम शाने तो मैं कौन हूं, तो इसलिए मत सिखाओ मेरे को ना। वैसे कई साल हो गए मुझे ऐसी बातें करते हुए। अरे चौको पढ़ ले तू एक बार, देख ले, मैं हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे। तू तो बस चौप, चोमूर, मेहता, नहीं समझा मेरी बात? है मेहता कॉलेज इन 3 के इर्द गिर्द, इसके अलावा बस तू इतना ही रख। और अभी घूमने उमने की बात मत करो, आपको पता है कल से देवउठनी 11 से और सावे का शुरू हो गया मामला। यस, तो जितने भी गार्डन है कार्यक्रम साइड रखो, नहीं समझा मेरी बात? यस, खाने पीने का फुल। तो तेरे जैसे को बुलाता भी कौन है? मुझे लगता भी नहीं कोई बुलाता होगा। तो कॉलेज में नहीं, तो इसका मतलब मैं सुबह ही तो ना, खाना तो शाम को, तब तुझे क्या पता 4 बजे बाद में मेरा काम सिर्फ जिमने का ही होता है? क्या बात कर रही? सबसे बड़ी बात है कि एक तो जो शादियों में जो पनीर होता है, तो इतना जो आप पनीर बात कर रहे हैं कि पहली बात तो इतना पनीर इतने दूध से पैदा नहीं होता है, तो इसमें केमिकल वगैरह, पाउडर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, एक बात। तो पनीर जो आप ठोकते हो वहाँ जाकर के भर भर प्लेट है, तो वो ठीक है। यस, दूसरा मिठाइयाँ में जो मावा वगैरह ये होता है, प्लस उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर डाली जाती है, और शुगर मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, शुगर शरीर के लिए क्या होती है? जहर होती है। अगर आपको मीठा खाना हो तो शाम के समय, रात के समय सोने से पहले गुड़ वो खा सकते हैं, गुड़ सबसे शुद्ध होता है। क्लियर? उसके अलावा कुछ नहीं होता है, सब मिलावटी चीज़ें होती हैं। तो आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें, नींद नहीं आना, नींद ज़्यादा आना, स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, बाल झड़ना, बस बाल की बात आते ही लड़कियाँ बस सोचती हैं बिल्कुल चीनी कमी खानी है, बात से नहीं समझा अभी? इसलिए ये बात मैं बार बार बोलता हूँ। हाँ, तो मीठा खाना, तो इसलिए मैं ये सब भी नहीं करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं जाऊँ और रात को 10-11 बजे भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति सामने स्टेज पर बैठा हो, 10-11 बजे भी आप जा रहे हैं किसी खास दोस्त की शादी में, तो वो आपको देख करके कितना खुश होगा, चलो कम से कम लेट तो आया, और आया तो सही ना, मेरी खुशी में शामिल होने, बस बात ही है। क्लियर? बाकी वो अभी खुश हो रहा होता, लेकिन भाई बाद में ज़िंदगी भरी रोएगा, उसको क्या पता। तो ये कुछ सैर है इनका, थोड़ा सा बाद में क्या करेगा। अब मैं देखता हूँ ना लोगों को, इस वजह से
तुम्हें मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा क्या? बताओ आप। लिखो यमुना नदी, मुंह मत पाड़ो। उद्गम कहाँ तक लिख लिया था? तो बताओ ना कहाँ तक लिख लिया था? किनारे बसे शहर। गुड। डायग्राम नहीं बनाया था ना? लेकिन उससे पहले एक बात और लिखते हैं, लिखेगा वो यजु नदी लिखा देता होगा ना। यमुना नदी, यमुना नदी विश्व की सबसे बड़ी यजु नदी है। यजु नदी है। सुबह पहली मुंह पाड़ने लगी क्या? बासी ले ली क्या? अच्छा, मैंने तो सुना कई लोगों की नींद खराब हो जाती है मेरे को देखने के बाद में, और कई लोगों को नींद आ रही है मेरे को देख करके। वाह, कोई बात नहीं, लिखेगा। हेडिंग लिखेगा यजु, क्या होता है यजु के बारे में लिखो, नीचे लिखो अलग से यजु। यजु वह नदी, अरे क्यों बजा रहे हो खटाक खट, यह वह नदी जो अपनी मुख्य नदी के साथ साथ, हम साथ साथ देखो, साथ साथ ओब्लिक समानांतर बहती हो। ओके, बस ये लिखने की आवश्यकता नहीं, यजु नदी कहते हैं, बस यजु नदी हेडिंग कर दिया तो आप समझ गए। तो जो है नदी जो अपनी मुख्य नदी के कैसे बहती हो? साथ साथ बहती हो। और साथ साथ का मतलब मैं समझा दिया ना आपको कि बहुत दूरी तक साथ साथ बहती हो, फिर जाकर के मुख्य नदी में गिरती हो। तो सबसे लंबी यजु नदी कौन सी होगी? वेरी गुड, यमुना नदी। बात समझ गए? गुड। बनाइए डायग्राम। ध्यान देना, यहाँ एक डायग्राम में गलती कर रखी है। गलती ये कर रखी है, जो ये नदी है गंगा को यमुना में मिला रखा है। ओके, कहने का मतलब गंगा नदी पूरी है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मिनट रुको, ऐसे बनाना, ऐसे, ठीक है, ये जाकर इसमें मिलेगी। ये कर ऐसा रखा है कि यमुना नदी में गंगा मिल रही है ना, क्योंकि ये ऐसे में ये ऐसा करना, बनाओ और थोड़ा सा स्पष्ट बनाना, जगह का नाम भी लिखना। कई बार पूछा गया है कि केन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी से, ये रायसेन से, ये मालवा से, कहाँ कहाँ गिरती है? तो जगह के नाम भी लिख लेना। या इटावा, आगरा और मथुरा, यहाँ से शुरू होता उत्तर प्रदेश, यूपी, ये भी लिखना बच्चों, उत्तर प्रदेश है ये पूरा इलाका। ऊपर एक जगह है पौंटा साहिब, क्या नाम है? पौंटा साहिब एक गुरुद्वारा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यमुना नदी के किनारे, पौंटा साहिब, लिख लो। कल तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे और आज हंसी नहीं रुक रही है तेरी। मुझे दोनों से प्रॉब्लम है तेरी से। पढ़ ले चुपचाप, पढ़ ले चुपचाप। लिख ले बेटा, थे भी कांटा इस्माइल हमारो। जूते वूते खोल के बैठी जैसे गुरुद्वारे में आई है।
शरीर दुख रहा है ना, तो बगल में वहाँ रोड बन रही है, रोड रोलर चल रहा है एक, नहीं समझे मेरी बात ये? बस तो कई बच्चे कल नहीं आए थे, आप क्यों नहीं आए थे कल? देवठनी 11 से इसलिए? हाँ ठीक है। पूजा पाठ कराती हो क्या आप? ये बगल वाली कह रही है देवठनी 11 थी ना, इसलिए हो सकता है घर घर जाती हो तुलसी की पूजा कराने। क्या होता है देव उठनी मतलब? बाकी दिन सोते रहते तो फिर इतने दिन क्यों पूजा पाठ करते रहते हो जब सोते रहते? चलो, कुछ नहीं है, विष्णु भगवान महासागर के अंदर है, तो विष्णु भगवान निंद्रा से उठते हैं, है ना? अच्छा वो देवी है ना? अच्छा कल तीन तीन चीज़ें एक साथ थी, तुलसी विवाह भी था, देव उठनी एकादशी, समझा मेरी बात? कई सारे लोगों के सावे थे, ब्याह थे, बताओ, प्लस बाबा श्याम जी का। अच्छा ये सिस्टम क्या चल रहा है, बाबा श्याम जी का जन्मदिन कई लोग केक काट रहे हैं। अरे भाई केक बनता है ना, जो वो स्पंज जो बनता है ब्रेड, वो ब्रेड को बनाने के लिए उसमें अंडे डलते हैं। लोग बताओ भगवान के उसके सामने नहीं, कई लोग वैसा भी काट रहे थे केक क्रीम वाला। जो आप लोग ये जो केक खाते हो ना, ये अंडे का बनता है, क्रीम नहीं, उसके अंदर जो ब्रेड होती है, जो खमीर जो उठता है वो अंडे का उठता है। और एगलेस जो होते हैं वो अन्य केक से दुगने महंगे होते हैं। जो भी कोई केक वगैरह पेस्ट्री वगैरह खाती है और फिर कहे कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आज तक मैंने कुछ हाथ नहीं लगाया खाना पीना, तो वो आप माफ़ी चाहता हूँ मैं कि भाई आप खा चुकी हूँ अपनी बात पर। क्या बात थी? चश्मे का नंबर बढ़ गया क्या? मैं अब जूम करूँ? क्यों, कैसे नहीं दिखता? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट, कोई बात नहीं। थोड़ा और जूम कर, किसी अच्छे से आंखों के डॉक्टर को दिखा। देखो कितना एचडी आ रहा, और दिनों हम ब्लर ब्लर में कर रहे थे, देख रहे थे। कल से आपकी पॉलिटी क्लास लगवा देंगे। मेरे को छोड़ के कोई और लेंगे, मेरे को तो यही है, मेरे को तो यही आता बस। बस वो तेरी नज़र में तो ये भी मेरे को ढंग से नहीं आता ना। अपनी कौन चुगली खा के आया है, 1 घंटे की क्लास लेंगे सर। किसने बोला? मैंने ऐसा तो ना बोला कि मैं 1 घंटे लूँगा क्लास।
ईएनटी के डॉक्टर को दिखा, किसी अच्छे को, कान नाक आँख गला। डन। लिखेगा यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां। क्या नहीं लिखे? थे भी भाई अति धीर है तारो चो कहीं बताओ, अति धीर। कल ही लिखाया था डॉल्फिन वगैरह के बारे में, डॉल्फिन दिवस वगैरह 5 अक्टूबर, याद है क्या? लिखेगा यमुना की सहायक नदियां, बाईं तरफ से, डायग्राम देख करके बाईं तरफ से लिख लीजिएगा कौन कौन सी। और कुछ दो और है, हिंडन, रिंद, सेगर और वरुणा, पूरा स्पष्ट कर रखा मैंने। और दाएं तरफ से जो है वो टॉन्स, गिरी, चंबल, बेतवा, के सिंध, केन। और देखो यजु नदी आ गया ना, ये तो लिखवा ही दिया मैंने, मुख्य नदी के समानांतर चलने वाली सहायक नदी, कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये जब हम तैयारी वगैरह करते थे तो हमारे प्रोफेसर वगैरह ऐसी एक्स्ट्रा बातें बताते जिनको लिख लेते थे, जब हमने किताब पर काम किया तो ये सब चीज़ें हमारे काम आई। उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह पर इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। किसी को ऐसा था ना लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है कार्यक्रम? सिर्फ दो ही बातें लिखनी है, सहायक नदियाँ दाएं और बाएं दोनों लिख लेना, ओके। और नोट डाल के लिखना, इस नदी का अधिकांश जल, इस नदी का अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना व आगरा नहरों में आता है। पश्चिमी व पूर्वी यमुना व आगरा नहरों में आता है। लिख लिया? एक बात और लिखना, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। अत्यधिक क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। यमुना नदी में अत्यधिक
यमुना नदी के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे किसे जैविक रूप से मृत घोषित किया गया। जैविक रूप से मृत घोषित किया गया। क्लियर? अब ये क्या होता है जैविक रूप से मृत? इसका मतलब है ऐसी नदी जिसका जल ना तो साहब किसके लिए, पेयजल के लिए, क्लियर, ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई भी जलीय जीव जंतु क्या रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है। और दूसरा, हमारे शहरों में एक कोई नदी होती है, एक नाला होता है जिसमें आसपास के पूरे शहरों की गंदगी उसमें आती है। जैसे हमारे यहाँ पर एक नाला है जिसका नाम है अमानी शाह नाला, और उसका पुराना नाम था द्रव्यवती नदी। क्या नाम था? द्रव्य क्या मतलब होता? कचरा, वती ले जाने वाली नदी। ओके, तो द्रव्यवती नदी का जल कई जगह पर कि लोग उसका पानी खेतों में काम में ले रहे हैं, फल सब्जी उगाने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए। और सब्जियों के अंदर बार बार क्या चाहिए, डेली सुबह शाम पानी चाहिए। खेती अगर करते हैं सब्जियों के अंदर देखना कि हर 2, 5, 10 दिन में खेती करते हैं, तब तो अपन को 15 दिन में पानी देना होता है, 10 दिन में पानी देना होता है। और इसके लिए होता है हर दिन पानी चाहिए होता है सब्जियों के लिए, तभी तो सब्जी हरी भरी रहेंगी, ताज़ा रहेंगी। तो सोचो द्रव्यवती नदी का यानी केमिकल पानी उसमें डाल रहे हैं, और वही पानी सब्जियों में पैदा करा, और सब्जियों से क्या हो रहा है, फिर कैंसर जैसी बीमारियां हो रही, केमिकल जा रहा है। तो कई जगह पर इसका यमुना नदी का पानी अब तो खैर पूरी तरह से आसपास के पुलिस वगैरह और कई सरकारी इंतजाम कर रखे कि कोई भी इसका पानी जो है खेती के लिए कम है। ऐसा जैविक रूप से मृत जल ऐसा होता है जो ना तो पेयजल के लिए, ना ही जलीय जीव जंतु उसमें जीवित रह सके, और ना ही कृषि योग्य, किसके लिए, सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु जो योग्य ना हो, ऐसा जल जैविक रूप से क्या कहलाता है, मृत कहलाता है। समझ गए? और ये काम कहाँ होता है? तो ये काम होता है साहब किसके बाद में, दिल्ली के बाद। अरे किसके बाद? क्योंकि दिल्ली और आगरा दोनों के मध्य में जो है बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। किसी जगह का जनसंख्या घनत्व जैसे मान लें हमारे राजस्थान का जनसंख्या घनत्व मान लें, तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वालों की संख्या होगी 200 प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। और दिल्ली के अंदर बताऊं प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बताओ कितनी हो सकती है? 1000, 2000, 11,500, 2011 की जनगणना के अनुसार अब बढ़ गई हो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। तो जाहिर सी बात है ऐसे इतने सारे लोग रहेंगे तो जो प्लाट का जो साइज है वो भी क्या होगा, कम होगा। और होगा या नहीं होगा? एक संयुक्त परिवार है जिसके अंदर 4 भाई हो गए, तो उस पूरे प्लॉट को ही कितने भागों में कर दिया, 4 भागों में। तो आपको पता 40-40, 50-50, 35-35 गज के प्लॉट, और उनके ऊपर 5-5 मंजिल बना रखा है। एक ही कमरा है, फिर कमरे के ऊपर एक और कमरा, फिर कमरे के ऊपर एक और कमरा। और हमारे यहाँ पूरा घर जो होता है पूरा एक फ्लोर जिसके ऊपर 4-5 कमरे होते हैं सब चीज़ों, फिर एक फ्लोर। वहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व वहाँ पर। ऐसा क्यों हुआ वहाँ पर? ऐसा इसलिए हुआ, शहरीकरण। आसपास के लोग जो है आसपास के गांव के लोग या फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, इनके लोग यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए, यहाँ पर नौकरी पेशे वाले लोग पहुँचे होने की वजह से आसपास के शहरों को फिर अब जब लोग यहाँ बढ़ गए तो आसपास के नोएडा को, गुरुग्राम को, आप कभी नोएडा गुरुग्राम जाना साहब, इतना बेहतरीन और शानदार तरीके से बना रखा है कि उनकी सड़कें चौड़ी चौड़ी एकदम ये। और जयपुर को भी किसी इसी प्रकार से बना रखा है, सबकी चौड़ी सड़कें एकदम। और आसपास के कई अब तो कर दिया गया है
कि सारे रोडों का सीमांकन कर दिया गया, मेन रोडों का, जो भी रोड पर दुकानें आ रही है सबको तोड़ा जाए। कालवा रोड अब बहुत चौड़ा होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, क्लियर। तो बिल्कुल पीछे पीछे तक दुकानें, आपने देखो पार्किंग बहुत बड़े आगे आगे तक है कालवा रोड पर कभी जाए तो आप। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा, क्योंकि पूरी जयपुर का ये मान के चलेगा, जयपुर की 30% आबादी जो है, कितनी परसेंट आबादी? 30 से 40% आबादी पूरी की पूरी जो है झोटवाड़ा, मुरलीपुरा और वैशाली नगर इस एरिया में भरी पड़ी है, सबसे ज़्यादा आबादी। बाकी एरिया कोई 10% और लगभग 40% 50% आबादी इन क्षेत्रों के अंदर बढ़ी। तो इन जाहिर सी बात है, यही कारण हुआ कि चौमपुलिया वगैरह इनको सबको क्या करना पड़ा, बड़ा करना पड़ा, अलग से पुलिया ही बनानी पड़ी, क्योंकि लोगों का स्तर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब आप जयपुर में कहीं भी चले जाओ, किसी मॉल में चले जाओ, किसी भी जगह आपको भीड़ ही मिलेगी भयंकर। और ये पिछले 5-6 साल 10 सालों में ज़्यादा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव के लोग और या फिर कार्य करने वाले लोग, जितने भी मजदूर इधर उधर से सब जगह से पूरे राज्यों से लोग काम करते हैं। लॉकडाउन लगा जब आपने देख लिया होगा, पूरा सिक्कर रोड पर पैदल 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 लोग चल रहे थे। तुम्हारे घर के आगे से लोग पैदल 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 चल रहे थे अपने गाँव जाने के लिए, पैदल इसलिए जा रहे थे क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चल रही थी और उनको गाँव जाना था। इतने 4 महीने यहाँ पर रह के क्या करेंगे, गाँव के अंदर सारी सुविधा मिलेगी। कई लोगों ने गाँव के अंदर ही शुरू कर दिया। तो इसलिए कुछ हद तक हमको तैयारी करनी चाहिए, नौकरी पेशे के लिए हमको खूब तैयारी करनी चाहिए। उसके साथ साथ में हमारे पास में कोई टैलेंट होना चाहिए। जिन लड़कियों को लगता है कि मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाऊंगी और मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना, सारी सुविधाएं, तो ऐसी लड़कियों को जो है चित्रकला में रुचि रखनी चाहिए, सिलाई में रुचि रखनी चाहिए, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज करने चाहिए, ताकि उनकी लाइफ बेहतरीन हो सके। मैं रियल बात बता रहा हूँ आप लोगों को। और जिनको चाहिए कि मुझे सिर्फ नौकरी लगना है, ये सब फालतू के मेरे लिए काम है, तो ऐसी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। साल 2 साल 10 साल में जब कोई बहुत निजी कोई शादी हो तो वहीं जाना चाहिए। तो जो लोग सेलेक्ट आउट होते हैं ना बेटा, वो जिनके घर में शादी होती है, वो एक ही दिन के लिए जाकर के खाना वाना खा के सबको शक्ल दिखा करके, या नहीं दिखाए, वापस लाइब्रेरी में आके बैठे हुए लोगों को मैंने देखा है। और ऐसी लड़कियों को मैंने एक नहीं 4 एग्जाम में फेल होकर के आगे जाकर के 15 एग्जाम में पास होते हुए देखा, बैंक जैसे एग्जामों में जिसमें पर सब्जेक्ट पे पास होना जरूरी। तो उन्होंने ढंग से अपने टीचरों के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा रखा। कोई उसको दिक्कत आई, मान लीजिए अभी तो समझ में आ गया यजु नदी क्या होती है, अभी तो समझ में आ गया कि साहब ये मृत नदी क्या होती है जैविक रूप से, लेकिन कभी कोई दिक्कत आई तो अपने टीचर से कॉन्टेक्ट रखा, या फिर वो कभी मिले तो उनसे और अपनी चीज़ों को क्लियर किया उसने। वो क्लियर तभी कर पाएगी जब घर जाके पढ़ेगी। समझा मेरी बात? आप रोज रोज उसके बारे में अपन बोले तो वो ठीक नहीं है। तो जैविक रूप से जो मृत नदी होती है प्यारे बच्चों, वो तो ऐसी नदी जिसके अंदर ये सब चीज़ें, तो कई शहरों में ऐसा होता है। तो वहाँ के आसपास का जो शहर है उसके अंदर आकर के यमुना नदी का जो आसपास की गंदगी जो है पूरी यमुना नदी में आती है। एवं लोग कचरे को भी जो है उसके अंदर ही, जो कचरा गाड़ी होती है वो भी कचरे को जो है यमुना नदी के अंदर ही फेंक देती है। बाकी शहर से बाहर कैसे लेके जाएंगे? डीजल वगैरह पेट्रोल का ही वो नहीं है कि कई बार जो है हमारे जयपुर शहर के जो बड़ा कचरे का वो है, वो डंप होता है दूसरी जगह पर, आगे जाकर के दिल्ली रोड पर डंप होता है। तो ऐसे करके उन्होंने उसी नदी के अंदर जो है डालते रहे कचरा डालते रहे, और आसपास के कारखानों का पानी उसमें आता रहा, तो जैविक रूप से क्या हो गई, मृत घोषित कर दी गई इसको। ओके, तो ये कुछ 3 बांध परियोजना है जिनके बारे में जो है अपन लिख लो साथ के साथ, फिर यमुना नदी खत्म होती है। यस लिखिएगा, यमुना नदी पर बांध परियोजनाएं, यमुना नदी पर बांध परियोजनाएं तीनों, एक लखवार बांध परियोजना, एक किसाऊ बांध परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना, तीनों का। लखवार बांध यमुना नदी पर उत्तराखंड के देहरादून जिले में लाहौरी गांव में, किसाऊ बांध उत्तराखंड के देहरादून हिमाचल प्रदेश सिरमौर में यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर, और रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गिरी नदी पर। तीनों लखवार, किसाऊ और रेणुका जी। पूछेगा आपसे यमुना नदी की निम्न में से परियोजना बताइए, तीनों को याद रखनी है, कोई भी ऑप्शन में हो सकती है।
डन। बोलो यमुना नदी छोटी सी थी, समझ में आया? जैविक रूप से क्या है? मृत नदी। विश्व की सबसे बड़ी कैसी नदी है? यजु नदी। ओके, दो मेन बातें जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और जैविक रूप से मृत, कल मैं लिखाऊंगा क्या क्या होता है, जिसका पानी पीने योग्य नहीं हो, सिंचाई के लिए उपयोगी ना हो, और जिसके अंदर मछली वगैरह और जीव जंतु जितने भी वो सब उसमें जिंदा ना रह पाए, सब मर जाएंगे। केमिकल वाली रिवर हो गई। डन। ये मैं लिखवा ही चुका हूं आपको। दिल्ली और आगरा के मध्य में अधिकांश समय ये क्या रहती है? प्रदूषित। और आप फोटो वगैरह देख रहे होंगे, नदी के अंदर वो जहाज तैर रहे हैं ना, वही तो केमिकल है, वही तो है यमुना नदी। जो भी यूपी बिहार वगैरह के लोग वहां पर छठ पूजा कर रहे थे, छठ पूजा में क्या होता है? ढलते हुए सूरज को पानी के अंदर खड़े होकर के क्या दिया जाता है? अर्घ दिया जाता है। जैसे हम लोग चंद्रमा वगैरह को अर्घ देते हैं ना, तो ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है छठ के अंदर। 6 दिन तक होती है पूजा, इसलिए छठ पूजा बोलते हैं। कितने दिन? 4 दिन। छठवें दिन करते हैं,